जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज भारतीय संविधान से अगला चैप्टर है साइमन कमीशन और इसी में मैं गांधी इरविन समझौता भी ऐड किया हूं इस वीडियो में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये दोनों चैप्टर। और आधुनिक भारत का प्रत्येक चैप्टर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिलेगा दोस्तों, इसलिए इन सभी अध्याय को काफ़ी बारीकी से पढ़िएगा। आधुनिक भारत से ही अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में आधुनिक भारत से ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपके प्रश्नों में आपके एग्जाम में 40 प्रश्न या 50 प्रश्न जीके हो तो उसमें से कम 20 प्रश्न आधुनिक भारत से होंगे और 20 प्रश्न में 10 प्रश्न 12 प्रश्न आपको करंट अफेयर और इधर उधर से होंगे। तो चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। पहले 15 से 20% प्रश्न आपको आधुनिक भारत से ही होती हैं। तो चलिए साइमन कमीशन को देख लेते हैं। इससे पहले मध्यकालीन भारत का पूरा वीडियो समाप्त कर चुका हूँ चैप्टर वाइज, यदि उसे नहीं देखें जाकर देख लें। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। प्राचीन भारत का भी है और भारतीय संविधान से भी पूरी वीडियो अपलोड है, नहीं देखें तो उसे देख लें और उसका लाभ उठाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन जो 1927 में गठित हुई थी। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है साइमन कमीशन का? पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? फर्स्ट प्रश्न ये है। तो फर्स्ट प्रश्न है कि भारत किस वर्ष आया था। देखिए, साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था ब्रिटेन में 1927 में हो गया था। नियुक्ति कब हुआ था साइमन कमीशन का? 1927 में। 1927 में नियुक्ति हुआ था, परंतु भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब? फरवरी 1928 में। 3 फरवरी 1928 में भारत में साइमन कमीशन पहुंचा। ऑप्शन नंबर फरवरी 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था साइमन कमीशन और इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे, जो उदारवादी दल के सदस्य थे। सर जॉन साइमन कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। ये छोटा डेट है 3 फरवरी, ये याद रखिएगा। मुंबई पहुंचा था। कहाँ? मुंबई, आज का मुंबई या बम्बई। साइमन कमीशन पहुंचा था सबसे पहले भारत में 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, साइमन कमीशन के आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन, ऑप्शन ए में है, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। ये गलत बात है, इसके लिए नहीं। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, ये भी गलत है। हमसे पूछा है जन आंदोलन क्यों हुआ था, और सी में है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये सही है। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, भारतीय जन आंदोलन हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। तो साइमन आयोग नियुक्त किया गया था कब? 1928 में, 1927 में, 1925 में, 1930 में। तो ऑप्शन नंबर बी, नियुक्त किया गया था। यहाँ पर समझने की बात है, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी जो ब्रिटेन में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी, परंतु साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा दोस्तों, नहीं तो फिर आपका प्रश्न गलती हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप इस बारीकी को समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, या सैनिक क्षमता में मूल्यवान हेतु? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो भारत आया था उसका उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि 4 ऑप्शन है। इसमें भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। बी में, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। सी में, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। डी में, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसका कोई सदस्य
भारतीय नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, इसलिए विरोध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न को और हम चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो साइमन कमीशन कौन सा सदस्य थे जो उदारवादी दल के थे? हम लोग ने पढ़े हैं, सर जॉन साइमन, मेजर एटली, स्टीफन वाल्स या विस्कॉन्ट वरहम। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा है, सर जॉन साइमन ही थे जो साइमन कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके लीडर थे। तो यही जो थे उदारवादी दल के सदस्य थे। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, उसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, या इसे कह सकते हैं श्वेत थे। अंग्रेज को श्वेत भी कहा जा सकता है, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। सातों के सातों सदस्य थे जो क्या थे, अंग्रेज थे, यानी श्वेत थे। तो इसलिए इसका विरोध भारतीयों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। साइमन कमीशन की अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता, और इन्होंने ही, और यही जो थे उदारवादी दल से के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीयों को साइमन कमीशन से अलग कर दिया जाए? तो ये सुझाव किन्होंने दिया था? ए में है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। इस प्रश्न का आंसर देना काफी आसान है, थोड़ा सा माइंड घुमाइए दोस्तों, और इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। देखिए, किनकी सुझाव थी कि साइमन कमीशन से बाहर रखा जाए भारतीयों को? तो 1928 की बात है, 1927-28 की बात है। यदि आप देखेंगे 1927-28 में, तो भारत का वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो ये किनका सुझाव होगा? भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन का ही सुझाव होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से यदि आप कुछ प्रश्न को बनाएंगे ना जानते हुए भी आप उसे बना सकते हैं। तो चलिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न की ओर। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। बिल्कुल सही है, इन्होंने किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो ये भी सही है, दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या ए करती है। तो इसी कारण तो साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसी कारण कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। सही है, इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन की नियुक्ति इसीलिए तो की गई थी। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। बिल्कुल सही। इसमें इसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। ये भी सही है। अब भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, तो ये भी सही है। तो यदि हम कुट को देखें, कह रहा है सही कुट को चुनना है, तो 1 2 3 4 सभी सही है, तो उपरोक्त में से सभी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा स्थापित करने की संस्तुति की। प्रांतों में, तो कह रहा है ऑप्शन, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़िए पहले। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार को प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है साइमन कमीशन, तो उस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया था कि प्रांत में जो द्वैत शासन है उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11, सॉरी दोस्तों 11 नंबर प्रश्न। इसमें नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। लाला लाजपत राय
घायल हुए। तो लाला लाजपत राय घायल हुए थे। प्रश्न नंबर क्वेश्चन आंसर नंबर 1 में कहा जा रहा है साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज से, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई लाठीचार्ज से, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुई लाठीचार्ज से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुई लाठीचार्ज से। तो ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज से लाहौर में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लाहौर में जो लाहौर में विरोध प्रदर्शन की गई थी साइमन कमीशन के विरोध में, उसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे और इस बर्बरतापूर्व पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ये किन्होंने कहा था? साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, मृत्यु के ठीक पहले उन्होंने ये शब्द कहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। लाला लाजपत राय, जब ये देखा जाए, उनका जन्म हुआ था 1865 में और मृत्यु हुई थी 1928 में। पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 को देखें, इसमें कथन है और कारण है। कथन में है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए तो विरोध प्रस्तुत की गई थी। तो ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा था। गठन कब हुआ था? 27 में। भारत कब पहुंचा था? वो भारत में 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था और इसके सभी के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसमें देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया और लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अभी कथन के और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट किनके द्वारा तैयार की गई थी? एम.एल. नेहरू, जे नेहरू, आर.के. नेहरू, बी.एल. नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट ऑप्शन नंबर ए एम.एल. नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। साइमन कमीशन 1927 में प्रत्युत्तर में, साइमन कमीशन के जो 1927 में नियुक्त हुआ था उसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने के लिए सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसे तैयार करने के लिए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को, जबकि सचिव जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और इसमें 2 मुस्लिम सहित कुल मिलाकर 9 अन्य लोग इस समिति के सदस्य थे, नेहरू रिपोर्ट की समिति के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सर तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश जयकर ने सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने इन्होंने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र या संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो 3 कथन है, इसमें से प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। ये पहली बार मांग की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, न कि नेहरू रिपोर्ट में।
अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान, ये भी मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। तो इस प्रकार 2 और 3 सही है। तो यदि हम लोग ऑप्शन देखें तो कथन 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के गठन से कौन संबंधित थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये जो दोनों थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 सही आंसर है। यदि इसमें देखें तो 1 और 2 सही आंसर है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। कब? वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की कर कमलों से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था तथा इसका विषय था। तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था तथा इसकी विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? वर्ष 1927 के अधिवेशन, 1928 के अधिवेशन, सी में 1929 के अधिवेशन और डी में 1930 के अधिवेशन। तो वर्ष 1929 के अधिवेशन, मुस्लिम लीग के वर्ष 1929 के अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। तो मुस्लिम लीग का 1929 में 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 28 मार्च 1929 में दिल्ली में हुआ था, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी के विरोध स्वरूप 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। वर्ष 1929 में 14 सूत्री की मांग किए थे मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो हुई थी वो किसके विरोध में हुई थी? तो 4 ऑप्शन है, गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट या मॉन्टफोर्ट सुधार। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और साइमन कमीशन का यह लास्ट वीडियो था दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी वीडियो में गांधी इरविन से हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसे भी हम लोग देखते हैं। ये छोटा चैप्टर है तो इसे भी काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इससे भी प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं गांधी इरविन समझौता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से कहाँ? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, सी में गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, डी में नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा।
गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की या भेंट की और उनकी बातचीत में 15 दिनों ने 8 बार वार्ता चली और जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च, ये याद रखिएगा, 1931 को समझौता हुआ था। इसी समझौता को गांधी इरविन समझौता कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में, 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं थर्ड की ओर। यदि हम इसमें देखें तो 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। आखिर क्यों हुआ था? क्योंकि कांग्रेस जो थे, कांग्रेस जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे, इसीलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी के लिए गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। उसी समझौते को 5 मार्च 1931 के समझौते को ही गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न में निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, गोलमेज सम्मेलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। किसका स्थगन करना था उस समय? तो गांधी इरविन समझौता में एक और समझौता हुआ था, उसमें ये कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रही है उसे समाप्त कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगन किया गया था गांधी इरविन समझौता के वक्त। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। गांधी इरविन समझौते के तहत के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गांधी इरविन समझौतों का हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह प्रश्न पूछा है। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि? तो ऑप्शन नंबर सी तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसमें कहा जाता है कि तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 5 फरवरी 1931 को दिल्ली में वार्ता आरंभ होती है और 5 मार्च 1931 के दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दिए थे। किसने? सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। फरवरी में स्टार्ट होता है गांधी इरविन समझौता और 5 मार्च 1931 तक दोनों के मध्य एक समझौता हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। किनके प्रयत्नों से? तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इस 4 ऑप्शन में केवल तेज बहादुर सप्रू है, इसलिए इस आंसर का ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। यदि जयकर भी दिया होता तो दोनों आंसर होता। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न 7 की ओर। गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी गांधी इरविन समझौते में? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा गांधी इरविन समझौता में मध्यस्थता की भूमिका तेज बहादुर सप्रू और एम जयकर ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? इन्होंने कहा था इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा? मीरा बहन, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। अभी जस्ट हमने बताया कि गांधी और इरविन को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। इन्होंने सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों गांधी इरविन समझौता का और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को
सांत्वना पुरस्कार कहा था। किन्होंने कहा था कि गांधी जी के जो लाभ प्राप्त हुआ वो सांत्वना पुरस्कार है? एस.सी. बोस ने, एलन कैंपबेल जॉनसन ने, बीजी हॉर्निंग ने या सरोजिनी नायडू ने? किन्होंने ऐसा कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी, एलन कैंपबेल जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इन्होंने कहा था कि गांधी इरविन समझौता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।